guys, what's up, welcome back to the amazing class of CA Interlaw. Welcome back to the channel and welcome back to the बढ़िया class of CA Interlaw of the writing practice of law. Very good afternoon to all of you, very good evening to all of you, and very good morning to all of you. Very good evening Riya, Harshit, Chauhan. Very good evening. Very good evening to Nancy Sharma, Rose Voice, Nirbhay Verma, Drink Water, Chai Delights, Pratibha, Ek Agarwal, और अभी और एके और परिनीता पुरोहित, भाग्यश्री वानी, भूषण कुमार. Very good evening to all of you. चलो, let's start with the questions of the chapter deposits, and today we will start with the chapter deposits. और deposits के हम लोग questions करेंगे और तुमको मजा आ जाएगा. तुम लोगों ने डिपॉजिट रिवाइज कर लिया? जल्दी बताना पहले फटाफट जरा मेरे को एक बात बताएंगे कि क्या हमने डिपॉजिट्स रिवाइज कर लिया है? वेदर वी हैव रिवाइज्ड द डिपॉजिट्स, यस और नो? वेरी गुड इवनिंग एकता सिसोदिया. मोस्ट प्रोबेबली 3:30 एकता. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हाँ जी, क्या आप लोगों ने रिवाइज कर लिया? हाँ सर, हम लोगों ने रिवाइज कर लिया. जितने लोग यस लिख रहे हैं, वेरी गुड. अगर आपने रिवाइज कर लिया, आप कुछ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, फिर मैं तुमको सेल्फ वाले क्वेश्चन दूंगा और उसको तुम खुद से करके देखोगे, फिर तुम्हारा डिपॉजिट चैप्टर पूरा ऑल टुगेदर जो है वो कवर हो जाएगा. ठीक है सर. चलो, or if you are new at the channel, you are watching this video for the very first time, you have to join the channel, you have to subscribe to the channel, and ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां आप ज्वाइन करोगे और उसके अंदर आप ये PDF ले सकते हो. ठीक है, और वीडियो को फटाफट से कर देना लाइक, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो लाइक कर देते हैं, भगवान आपको पता है, और जो लाइक करते हैं उसका तो आपको पता ही है. ठीक है. अरे हाँ, यस, वी विल टेक द डिस्कशन फॉर द मैराथन. दैट एग्जाम क्वेश्चंस बोल रहे हो ना, तो उसका मैं एक अलग से मैराथन लेके लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा, उसकी टेंशन ना लो. चलो, अभी मैं आता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है सुनना जरा. एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं पता है तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस जो बिल्कुल जो रीसेंट अटेम्प्ट किया वो मैं राइटिंग प्रैक्टिस में करवा चुका हूं, है ना. तो आपके ये वाले क्वेश्चंस कई सारे तो राइटिंग प्रैक्टिस में वैसे कवर हो चुके हैं, तो आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं. बट स्टिल अगर मान लो कि फिर भी कोई अगर ऐसा रहा, कोई क्वेश्चन रहा, तो डेफिनेटली वी विल डू, राइट. IQ बुक्स लिमिटेड रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी. May 25 का क्वेश्चन है. चलो सुनते हैं आराम से. एक कंपनी थी IQ बुक्स लिमिटेड, उसको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 50 करोड़ रुपए फ्रॉम द इन्वेस्टर्स ऑन 8th of December 2024. 8 दिसंबर 2024 को हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ. क्योंकि इशू अंडर सब्सक्राइब था, तो कंपनी को सारा पैसा रिफंड करना पड़ा, और कंपनी ने रिफंड करा ऑन 20th of February 2025. तो जितना मुझे लॉ याद आ रहा है, जितना मुझे लॉ याद आ रहा है, वो लॉ ये बोलता था कि जब आपके पास एप्लीकेशन मनी आएगा तो 60 डेज के अंदर आपको अलॉटमेंट करनी होती है. अगर आप 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट नहीं कर पाते तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको पैसा रिफंड करना पड़ता है. अगर आप रिफंड कर देते हो तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानते, बट अगर आपने 15 दिन के अंदर उसे रिफंड नहीं किया तो 16th डे हम उसे डिपॉजिट कंसीडर कर लेंगे. तो अगर मैं तुमको बताऊं, यहां पर कंपनी ने ये पैसा 8 तारीख को रखा था, 8 तारीख को आया था, और 20 तारीख को कंपनी ने क्या करा है, रिफंड करा है. 8 तारीख को आया था और 20 तारीख को कंपनी ने रिफंड करा है. तो एक तरीके से 60 दिन तुम्हें अलॉटमेंट के लिए मिलते हैं और 15 दिन तुम्हें रिफंड के लिए मिलते हैं, तो तुम्हें टोटल मिलते हैं 75 डेज. बट आपने यहां से 8 तारीख से लेके 30 फरवरी तक अगर मैं दिन गिनूंगा तो ये कितने, 8 दिसंबर से लेके अगर मैं 20 फरवरी तक दिन गिनूंगा तो ये कितने दिन हो जाएंगे सर? दिसंबर में होते हैं 31 दिन. 8 को पैसा आ गया था, यानी कि 8 तारीख से आगे वो पैसा हमारे पास रहा, तो 7 दिन दिसंबर के जो थे उसमें पैसा हमारे पास नहीं था. हमारे पास पैसा आया था 8 तारीख को, तो 7 दिन पैसा हमारे पास नहीं था. तो दिसंबर के 31 में से 24 दिन पैसा हमारे पास था, जनवरी के 31 दिन पैसा हमारे पास था, और फरवरी के 20 दिन पैसा हमारे पास था. जरा टोटल करना कितना आ रहा है ये? 20 को तो सॉरी रिफंड ही हो गया, तो 19 दिन हमारे पास था. तो जरा ये टोटल करना कितना आ रहा है? 24, 31 और 19. 24, 31 और 19 अगर मैं इसको टोटल करूंगा तो इट विल कम टू 74. ओ,
यानी आपको 75 दिन के अंदर रिफंड करना था, बट ये कितना निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है 74 डेज। तो 74 डेज अगर निकल कर आ रहे हैं तो 74 डेज के केस में आपको ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने विद इन द टाइम इसको क्या कर दिया, रिफंड कर दिया है। पर अगर मैं बोलूं यही क्वेश्चन बोलता 20 फरवरी की जगह मान लो 22-23 फरवरी को रिफंड किया होता, मान लो यहीं पे ऐसा लिखा होता कि ये रिफंड होगा 22 फरवरी को या ये रिफंड हुआ 23 फरवरी को, फिर हम क्या बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं सर इट इज कंसीडर्ड एज अ डिपॉजिट। इट इज कंसीडर्ड एज अ डिपॉजिट, क्योंकि फिर टाइम पीरियड इलैप्स हो जाता, फिर 60 दिन और 15 दिन निकल चुके होते, फिर हम उसको डिपॉजिट मानते, पर अभी ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सूरज, राज एंड तेजस आर द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। दे बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 200 करोड़ फ्रॉम द बैंक लिमिटेड एबीसी बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। बैंक ने कंडीशन डाल दी कि हम आपको लोन तभी देंगे जब पहले 20% कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोग लेकर आओगे। तो सूरज ने 10 करोड़ रुपए डाले, राज ने 15 करोड़ रुपए डाले, और एक मिस्टर के है हु इज फादर ऑफ तेजस, यानी प्रमोटर ने खुद नहीं डाले पर प्रमोटर के फादर ने डाले। क्या मैं बोलूं प्रमोटर के फादर इज द रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर? प्रमोटर के फादर इज द रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर, यस और नो? यस नेहा, क्या ये प्रमोटर के जो फादर हैं, क्या जो प्रमोटर के फादर हैं वो प्रमोटर के रिलेटिव हैं? यस, प्रमोटर के फादर इज द रिलेटिव ऑफ प्रमोटर। यस सर, प्रमोटर के फादर रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये डिपॉजिट्स की डेफिनेशन जो दी हुई है, पूरा रूल दिया हुआ है, रूल 21C की किस किस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं मानते, ये उसमें से एक पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या बोलता है, ये पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो कभी भी आप किसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाते हो और आप एक लोन ले रहे हो, और वो लोन लेने के लिए वो बैंक आपके ऊपर ये कंडीशन डाल देता है कि हम आपको लोन तब देंगे जब आपके प्रमोटर्स पहले कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे बाय द वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, तब हम आपको वो लोन देंगे। तो आप जो प्रमोटर से पैसा लोगे वो डिपॉजिट नहीं माना जाता, बट वहां पर प्रमोटर खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, इवन उसके रिलेटिव्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रमोटर खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके रिलेटिव भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो दिस इज अ वैलिड कंट्रीब्यूशन, इस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लोन रिपेमेंट के समय पे करना होगा ये अमाउंट, नहीं, वो पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो आप प्रमोटर वगैरह से लोन लेते हो ना, मतलब जो पैसा ले रहे हो, ये आपका तब तक डिपॉजिट नहीं माना जाता जब तक आपका वो वाला लोन ड्यू है। मतलब अगर आपका वो लोन रीपे हो गया, अब उसके बाद भी अगर ये पैसा तुम रख के बैठे हो, फिर हम डिपॉजिट मान लेंगे, फिर हम डिपॉजिट मान लेंगे। यानी ये वाला जो प्रमोटर से आपने पैसा लिए तब तक डिपॉजिट नहीं माना जाता जब तक आप वो वाला पैसा पे नहीं कर देते। कौन से वाला? जो बैंक से लिया आपने। And third question is Pretty Cosmetic Limited issued non-convertible debenture for 125 crore and listed it on a recognized stock exchange. The company created a charge. ओहो, आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे, आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे, और आपने क्या करा पता है, और आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट भी करा लिया, बट आपने उस पर चार्ज क्रिएट कर दिया। ये जो होता है ना, जब डिपॉजिट नहीं माना जाता तो वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होना चाहिए, इट मस्ट बी लिस्टेड एंड उस पर चार्ज कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होना चाहिए। बट यहां पे क्या हो गया, यहां पे चार्ज कॉन्स्टिट्यूट हो गया, तो हम इसे डिपॉजिट मानेंगे। तो अब मेरे साथ जरा आंसर लिखते हैं, आ जाओ। फॉर डी, थैंक यू। चलो आंसर लिखेंगे, लिखो फर्स्ट पॉइंट, एज पर रूल। मैं बोलूंगा ये वाला रूल प्लीज याद कर लेना, एक रूल तो याद कर ही सकते हो, रूल 21C। रूल 21C बोलता है कि किस किस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं माना जाता, वो पूरी लिस्ट जो दी हुई है वो रूल दी हुई है, रूल 21C, तो ये आपको याद कर लेना, ठीक है। रूल 21C ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, ये क्या बोलता है, ये बोलता है, ये बोलता है, लिखो, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन मनी फॉर सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांस फॉर अलॉटमेंट, कॉमा, एंड अलॉटमेंट इज पेंडिंग, और अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, एंड अलॉटमेंट इज पेंडिंग। then such amount shall not be considered as deposit
then such amount shall not be considered as deposit so long as it is to be allocated against amount due on allotment. Explanation. If the securities are not allotted within 60 days, if the securities are not allotted within 60 days, अगर 60 दिन के अंदर सर सिक्योरिटी अलॉट नहीं हुई, इफ द सिक्योरिटीज आर नॉट अलॉटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, फ्रॉम डेट ऑफ receipt of application money, from date of receipt of application money and such amount is not refunded within 15 days from expiry of 60 days, from expiry of 60 days, then it will be considered as deposit. Then it will be considered as deposit. तो फिर इसे हम क्या मानेंगे? फिर इसे हम डिपॉजिट मानेंगे. तो जैसे ही 15 दिन खत्म होंगे हम इसको क्या मान लेंगे? डिपॉजिट मान लेंगे. So as per the given facts and above provision, as per the given facts and above provision, आप लिखोगे ये कंपनी का नाम क्या था? IQ Books Limited. Received application money on 8th of December 2024 and refunded the same on 20th of February 2025. ये आपको रिसीव हुआ था कब? ये रिसीव हुआ था 8 दिसंबर को, बट आपने रिफंड करा 20 फरवरी को. तो IQ Book Limited kept the application money for 74 days, 24 plus 31 plus 19 days, and it is well in the limit of 75 days. So that amount will not be considered as deposit. So that amount will not be considered as deposit. उसको हम लोग डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, वो अमाउंट को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. राइट सर. उसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे. सेकंड वाला पॉइंट क्या था? वो लोन वाला, जो आपको प्रमोटर से अनसिक्योर्ड लोन लेना पड़ेगा. तो लिखो एज पर रूल 21C, आगे वो पूरा लिख देना, ऑफ कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल, एनी अमाउंट ब्रॉट बाय प्रमोटर्स एज अनसिक्योर्ड लोन. अगर प्रमोटर कोई लोन लेकर आते हैं, प्रमोटर कोई पैसा लेकर आते हैं एज अ अनसिक्योर्ड लोन इन द कंपनी, एज अनसिक्योर्ड लोन in pursuance to a condition imposed by
lending institution on the basis of following condition. On the basis of following condition, अगर ये following conditions जो हैं, इन following conditions के बेसिस पे अगर वो लोन लेकर आ रहे हैं, conditions क्या होती हैं? पहला, loan is brought due to stipulation, लिख लो, condition लिख लो, due to stipulation imposed by lending institution on promoter. वो लोग अपनी मर्जी से नहीं लाए, बैंक ने बोला है कि भैया आपको सबमिट करना पड़ेगा, बैंक ने बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा. सेकेंड, द लोन इज प्रोवाइडेड बाय प्रमोटर्स देमसेल्फ और बाय देयर रिलेटिव. ये लोन वो खुद भी दे सकते हैं या उनके रिलेटिव भी दे सकते हैं, और बाय देयर रिलेटिव्स. खुद भी दे सकते हैं, उनके रिलेटिव भी दे सकते हैं. एंड सच एग्जम्पशन shall be available only till the loans of financial institution or bank are repaid, not thereafter. जब तक वो बैंक वगैरह का लोन रीपे नहीं हो जाता, बस तब तक ये वाला अमाउंट आपका डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. क्योंकि देखो, ये लोन हमने उनसे मंगवाना नहीं था, ये लोन तो हमने उनसे इसलिए मंगवाया कि उनका खुद का पैसा लगेगा तो एटलीस्ट बैंक भी सेफ रहेगा. पर जब बैंक का ही लोन रीपे हो गया तो अब तुमने पैसा क्यों दे रखा है कंपनी को, फिर हम उसे डिपॉजिट मान लेंगे. तो जब तक बैंक का लोन रीपे नहीं होता तब तक के लिए इसे डिपॉजिट नहीं माना जाता, उसके बाद माना जाता है. इन द गिवन केस, amount of ₹40 crore brought by promoter and their relative. आप ब्रेकअप बता दोगे यहां पे कि सूरज कितने रुपए लेके आया है? 10 करोड़. और राज कितने लेके आया था? 15 करोड़. और मिस्टर के, Who is father of तेजस, ये कितने लेके आए थे? 25 करोड़. Shall not be treated as deposit, इसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. Shall not be treated as deposit as all conditions are satisfied. As all condition are satisfied, क्योंकि सारी कंडीशन क्या हो गई है? पूरी हो गई है. राइट सर. इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था आपका नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वाला. लिखो सर, मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही. बोलो ना सर, बोलो ना सर. एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही. इसमें रूल 21C में भी तो आगे सब क्लॉजेज हैं, वो भी याद करने पड़ेंगे कि ये सब क्लॉज नंबर 9 के हिसाब से है या सब क्लॉज नंबर 3 के हिसाब से है, सब क्लॉज नंबर 2 के हिसाब से है. वो भी चेक करना पड़ेगा, वो भी याद करना पड़ेगा. नहीं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा सीधा क्या याद करो, बस रूल 21C ध्यान रखना. आप उतना अंदर का सब क्लॉज नंबर अगर नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, उसे छोड़ो. ठीक है अवनीश, यस आई विल डू यार ऑन संडे, मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों. मैं देख लूंगा एक बार, तो मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर देना दोबारा. ठीक है, ओके सर. चलो हाँ, सिर्फ 21C चलेगा. यस, सिर्फ 21C चलेगा. यहां देखना, एज पर रूल 21C, आगे वो पूरा रूल का नाम जरूर लिख देना, कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, वो तो लिखना पड़ेगा ना. एज पर रूल 21C, एनी अमाउंट raised by issue of non-convertible debenture not constituting charge
not constituting charge on assets of company listed on recognized stock exchange shall not be considered as deposit. Shall not be considered as deposit. उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. So in the given case, इस given case में the amount of, कितने रुपए का अमाउंट था? नहीं गौरी, कितने रुपए का अमाउंट था? 125 करोड़. In the given case, amount of rupees 125 CR shall be treated as deposit because company has created a charge on the assets. क्योंकि कंपनी ने चार्ज क्रिएट कर दिया ऑन द एसेट्स. और आप ये वाले पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे दैट इट शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट. जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, इट शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट. ठीक है, यहां वाले केस में इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट. और यहां वाले में इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट. ये अंडरलाइन करना जरूरी है ताकि मेन फाइनल आंसर दिख जाए आपको. बट ये चैप्टर तो आसान है अवनीश, एक बार रिवीजन देख, आराम से देख, अच्छे से देख, सब कुछ समझ में आ जाएगा. हाँ यस सुमन, ठीक है. चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आईसीआई स्टडी मैट. और ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी एग्जाम के अंदर आने वाला है, तो इसलिए इसको भी एक बार जरा अपन करके देखते हैं. ठीक है, इसको भी अपन एक बार ही थोड़ा सा करके देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. ध्यान से सुनेंगे. प्रयास इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ अवेल्ड अ टर्म लोन ऑफ रुपीज 10 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज द इलेक्ट्रिकल आइटम्स. कंपनी ने क्या करा? सर ऐसा कर सकते हैं कि पहले सारे प्रोविजन लिख दें और फिर इंडिविजुअली आंसर कर दें. देख 3 अलग अलग पॉइंट है. ठीक है, तीनों अलग अलग क्लॉजेस के ऊपर क्वेश्चन था, तो मैं तीनों का पहले प्रोविजन लिखूं और फिर उसके बाद मैं उसको वहां पर अलग करके लिख रहा हूं कि क्या बोलते हैं, फर्स्ट नॉट अ डिपॉजिट, सेकंड नॉट अ डिपॉजिट, थर्ड यस इट इज अ डिपॉजिट. वो थोड़ा सा बेकार प्रेजेंटेशन हो जाएगी. जब तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट केस हैं, तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इंडिपेंडेंट केसेस हैं. ऐसा तो है नहीं कि कोई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कोई पॉइंट. तो फिर एक काम करो ना, फिर आप एक ही बारी क्या कर दो, एक बारी लिखने से बेटर आप हर केस का अलग अलग प्रोविजन कोट करो, उसका आंसर लिख दो. हितांशु एंड रिया दास, तुम दोनों का सेम ही क्वेश्चन था, तो आया आंसर. ठीक है, प्रयास इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के पास पेड अप शेयर कैपिटल कितने की? 1 करोड़ की. टर्म लोन लिया इन्होंने 10 लाख का फ्रॉम द बैंक. मिस्टर संभव वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज ऑफ द ओपिनियन, ये डिपॉजिट माना जाएगा. अले नहीं ले, ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. क्यों डिपॉजिट नहीं माना जाएगा? सर इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डिपॉजिट बिकॉज वी हैव टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक. हमने लोन कहां से लिया है? हमने लोन लिया है बैंक से. सो बैंक से लिया हुआ लोन इज नॉट अ डिपॉजिट. फिर उसके बाद एकलव्य पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड फेसिंग अक्यूट कैश क्रंच वांट्स टू यूटिलाइज अ पोर्शन ऑफ डीआरआर टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म क्रेडिटर. अरे यार, जब तुमको डीआरआर बनाना है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना है, तो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व विल ओनली एंड ओनली बी यूटिलाइज फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स. आप उसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. तो ये बोल रहे हैं हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए यूज कर ले. नहीं 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 नहीं, आप किसी और पर्पस के लिए इसको क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते. संजीव इज अ शेयर होल्डर इन द उत्साह टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच. His wife Sneha and his 3 sons Ayush, Pranav and Himanshu. कितने सन है? 3 सन है इनके और 2 ये लोग खुद हो गए. दे आर ऑल्सो द शेयर होल्डर इन द कंपनी होल्डिंग 1,000 शेयर्स ईच. तो उन 3 बच्चों के पास भी 1,000 शेयर्स हैं. In response to the invitation from the company inviting deposits from its member, Sanjeev wants to deposit 1 lakh rupees for 36 months jointly with his wife and 3 sons. बाप रे, एक बंदा खुद अपने नाम में प्लस अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों के नाम में, नहीं 5 लोगों के नाम में ज्वाइंटली डिपॉजिट लेना चाहता है. तो आप ज्वाइंटली डिपॉजिट ले सकते हो, बट मैक्सिमम 3 लोगों के नाम में ज्वाइंट डिपॉजिट होती है, मैक्सिमम 5 लोगों के नाम में ज्वाइंट डिपॉजिट नहीं होती. तो आप मैक्सिमम 3 लोगों के नाम में ही डिपॉजिट
ले पाओगे। अब आप देख लो कि आपको किन 3 लोगों को ज्वाइंटली कवर करके चलना है। राइट, आ जाओ जी आंसर। एज पर रूल 21C of Company Acceptance and Deposit Rule 2014, any amount received as loan from banking company, any amount received as loan from banking company, अगर आपने बैंकिंग कंपनी से कोई लोन का पैसा उठाया, shall not be considered as deposit, तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सो एज पर अबव स्टेटेड प्रोविजन, the loan taken by company from Beta Bank Limited, बीटा बैंक बोल लो, बेटा बैंक बोल लो, आपने इस बीटा बैंक से क्या खरीदा, क्या लिया, लोन लिया। 36 महीने वाला पॉइंट इसमें कहां है, कुछ भी नहीं है ऐसा। टेन्योर वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तुम टेन्योर वाला आंसर क्यों लिख रहे हो। टेकन बाय कंपनी फ्रॉम द बीटा बैंक लिमिटेड, शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, इसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो कंटेंशन ऑफ, बंदे का नाम क्या था, पूछा कंटेंशन करेक्ट है यानी मिस्टर संभव की। सो कंटेंशन ऑफ मिस्टर संभव इज नॉट करेक्ट, कंटेंशन जो है वो करेक्ट नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, एक लव्य पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड फेसिंग अक्यूट कैश क्रंच, उनके पास पैसा नहीं था, बोलते डीआरआर को यूज कर लेंगे, नहीं कर सकते। आप डीआरआर को यूज कर सकते हो फॉर ओनली एंड ओनली द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, सिर्फ उसके लिए यूज करोगे। लिखो बी पॉइंट, ये ए था आपका, बी पॉइंट लिखो। एज पर कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, it states that amount of DRR shall not be used, amount of DRR shall not be used for any purpose other than repayment of deposit, for any purpose other than repayment of deposit shall not be used for purpose other than repayment of deposits। तो एक लव्य पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, सो एक लव्य पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड इज नॉट अलाउड to use its DRR for paying amount to short-term creditors, for paying amount to short-term creditors। आपको short-term creditors को पैसा देना, उसके लिए पैसा यूज नहीं होगा। एंड सी पॉइंट क्या बोलता है, सी पॉइंट ने बोला कि भैया बताओ ज्वाइंट नेम में आप डिपॉजिट ले सकते हो, हाँ ले सकते हो, बट ज्वाइंट नेम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। लिखो एज पर कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, द joint depositor
कैन बी मैक्सिमम 3। ज्वाइंट डिपॉजिटर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम लिखेंगे एज पर अबव प्रोविजन, एज पर अबव प्रोविजन संजीव कैन डिपॉजिट ₹1 लाख फॉर 36 मंथ्स। आप 36 महीने के लिए पैसे जमा करा सकते हो विद 2 अदर पर्सन्स ओनली इन जॉइंट नेम, इन जॉइंट नेम। जॉइंट नेम में आप सिर्फ 2 लोगों के साथ और मिलकर क्या करा सकते हो? पैसे जमा करा सकते हो, उसके अलावा और आप जमा नहीं करा सकते, और आप जमा नहीं करा सकते। दिस इज डन डनाडन डन। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू साक्षी। साक्षी बोली यार मेरा बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भगवान करे तो आपके अटेम्प्ट क्लियर हो जाएं। चले आगे, चलो सर व्हाट्सएप पे भेज देना चाहे। नाउ आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। शुभ्रा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, इट इज नॉट अ स्टार्टअप कंपनी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी स्टडी मैथ का क्वेश्चन है, बट मुझे लग रहा है ये पेपर में आना चाहिए। ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। कभी भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। शुभ्रा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, इट इज नॉट अ स्टार्टअप कंपनी। ये स्टार्टअप कंपनी नहीं है। इज डिजायरस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। पहली बात तो प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक से तो डिपॉजिट उठा ही नहीं सकती, और क्वेश्चन बोल रहा है ये स्टार्टअप नहीं है। ठीक है, और ये पैसा उठाना चाहती है, डिपॉजिट उठाना चाहती है कितना? 200% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड एसपीए। वैसे तो देखो प्राइवेट कंपनी को अलाउड होता है 100% तक उठा सकते हो, बट 2 तरीके की स्पेशल प्राइवेट कंपनी होती है। 2 तरीके की स्पेशल प्राइवेट कंपनी होती है। कौन सी 2 तरीके की स्पेशल प्राइवेट कंपनी होती है? एक आपकी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप हो और शुरू के 10 साल में हो, और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी 3 कंडीशन पूरी हो जाती हैं, तो वो वाली दोनों प्राइवेट कंपनीज को अनलिमिटेड पैसा उठाना अलाउड होता है फ्रॉम द मेंबर्स। देयर आर 2 स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। देयर आर 2 स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। याद करो मेरे साथ, 2 स्पेशल टाइप की प्राइवेट कंपनी होती है सर। एक वो वाली प्राइवेट कंपनी, एक वो वाली प्राइवेट कंपनी जिस प्राइवेट कंपनी में वो स्टार्टअप है और शुरू के 10 साल में है। ठीक है, और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन पूरी कर देती है, जो 3 कंडीशन पूरी कर देती है। वो 3 कंडीशन कौन सी होती थी? वो 3 कंडीशन होती थी कि अगर मान लो एक प्राइवेट कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी में किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा नहीं लगा रखा, वो किसी की होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह नहीं है। ठीक है, वो किसी की होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह नहीं है, और क्या बोलते हैं, वो जो प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी ने जो बोरोविंग्स ले रखी है फ्रॉम बैंक पीएफआई, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम है, और उस प्राइवेट कंपनी ने वो बोरोविंग का डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर वो 3 पॉइंट अगर आप कवर कर देते थे, अगर वो 3 पॉइंट आप कवर कर देते थे, एसोसिएट सब्सिडरी, वो किसी कंपनी की एसोसिएट नहीं है, किसी कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, किसी कंपनी ने उसमें पैसा नहीं लगा रखा। ठीक है, अगर आप वो 3 कंडीशन पूरी कर देते थे तो फिर हम बोलते थे तो भी वो प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड पैसा उठा सकती है। तो देखो यहां क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि क्या ये कंपनी स्टार्टअप है? नहीं, हम बोल रहे हैं भैया ये स्टार्टअप नहीं है। एंड आपसे वो पूछ रहा है बताओ और क्या कंडीशन इसको पूरी करनी पड़ेगी कि अगर इसको 200% पैसा उठाना है तो ये उठा पाए, और क्या कंडीशन इसको पूरी करनी पड़ेगी? तो लिखना जरा आंसर। थोड़ा आवाज ऐसे आएगी ना तो आज मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन से ये फीवर कोल्ड यही चल रहा है, इसलिए मैं कल भी क्लास नहीं ले पाया था ये राइटिंग प्रैक्टिस वाली। दैट इज व्हाई आई डेफर टू टुडे। कभी भी कोल्ड चालू हो जाता है, कभी भी बंद हो जाता है। लिखना एज पर रूल्स ऑफ कंपनी। अब देखो तुमको पूरा ऐसा प्रोवाइजो नंबर याद नहीं है, रूल नंबर याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ो, तुम उसे छोड़ो, तुम सीधा इतना लिखो एज पर रूल ऑफ कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। एज पर कंपनी रूल्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, अ प्राइवेट कंपनी may accept maximum up to 100% of aggregate of paid up share capital plus free reserve plus SPA। paid up share capital plus free reserve plus SPA आप 100% तक उठा सकते हो,
as deposits from its members. However, the maximum limit of 100% is not applicable to following private company. मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस 100% इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग प्राइवेट कंपनी. पहला, कौन सी प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ startup and 10 years has not been elapsed since its incorporation. Since its incorporation, जब से incorporation हुआ है तब से अभी आपकी, तब से लेकर अभी तक आपके 10 साल नहीं बीते हैं. सेकंड, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी which fulfills all the following condition. A, such company is not subsidiary or associate of any other company. किसी अदर कंपनी के आप सब्सिडरी या एसोसिएट नहीं होने चाहिए. सेकंड, borrowings of such company from any bank or PFI or body corporate must be less than the lower of rupees 50 crore or twice of paid up share capital. पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस और 50 करोड़, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर निकल कर आएगा उस लोअर से कम होनी चाहिए तुम्हारी बोरोविंग, उस लोअर से कम होनी चाहिए तुम्हारी बोरोविंग. एंड थर्ड, मतलब थर्ड कंडीशन, सच कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड in repayment of such deposits, in repayment of such borrowings. उस borrowings का आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, उस borrowing का आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. Such companies लिखो, such companies shall file DPT3 to ROC for the details of money accepted. जितना भी पैसा उठाओगे पर आपको DPT3 में रिटर्न फाइल करनी पड़ती है. आप जो भी पैसा उठाओगे वो उठा लेना, बट आपको DPT3 में क्या करनी पड़ेगी? रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी. ठीक है, ठीक है सर, आगे लिखो. इन द गिवन केस, इन द प्रेजेंट केस, दिस शुभ्रा Chemical Private Limited is a private company but not a startup, and it is not, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने नहीं बोला वो किसी की एसोसिएट है, सब्सिडरी है, तो मैं तो क्या बोलूंगा भाई, ये तो किसी की एसोसिएट सब्सिडरी है ही नहीं. एंड इट इज नॉट एन एसोसिएट or subsidiary of any other company, and its borrowings is also less than the lower of rupees 50 crore or twice of paid up share capital. And at the time of
एंड एट द टाइम ऑफ accepting deposits and at the time of accepting deposits company has not defaulted in repayment of deposits, repayment of borrowing. कंपनी ने बोरोविंग की रीपेमेंट का भी डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है। तो देखो क्वेश्चंस क्लियरली तुमको बोल रहा था भाई वो स्टार्टअप तो है नहीं, पर इस प्राइवेट कंपनी ने ये वाली तीनों कंडीशन पूरी कर दी, तो मैं बोलूंगा ये प्राइवेट कंपनी 200% उठा सकती है। 200 का कितना भी परसेंट उठा लो, आपको अनलिमिटेड पैसा उठाना अलाउड है। सो द कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ एन अमाउंट ऑफ 200% of aggregate of paid up share capital, free reserve and SPA, but the company has to file the details with ROC. आपको ROC को डिटेल तो भेजनी पड़ेगी इन द फॉर्म नंबर। फॉर्म बोल दो जल्दी से फटाफट, फॉर्म बोल दो जल्दी से फटाफट। या क्या यार तुषार तू सुपर चैट करता है आके। बट द कंपनी हैज टू फाइल द डिटेल्स विद द आरओसी। कौन से फॉर्म के अंदर डिटेल जाएगी जल्दी से बताओ। और आपको बताइए कौन से फॉर्म के अंदर जाएगी। वेरी गुड, ये जाएगी इन द फॉर्म नंबर DPT3। DPT3 के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और आप रिटर्न फाइल करोगे। गौचा सर, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी बोलेंगे हाँ या ना, फटाफट। टेल मी वेरी वेरी फास्ट, क्या हम आगे चल सकते हैं? यस सर, हम आगे चल सकते हैं। हाँ जनरली लगाया ऐसा उसमें। चलो अब आ जाओ इसके बाद। ये वाला कैसा क्वेश्चन है अभी मैं तुमको बताऊंगा। ये क्वेश्चन देख के तुम्हें थोड़ी घबराहट हो रही होगी, पर ये क्वेश्चन घबराने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसे छोड़ देंगे। अभी आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर आए। अले 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 आ जाओ। मिस्टर राज इज एन एम्प्लॉय ऑफ DSP ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये बंदा एम्प्लॉय है कहां का? DSP ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का। एज पर इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एनुअल सैलरी इज 5 लाख। इस बंदे की एनुअल सैलरी कितनी है? 5 लाख। इस बंदे की एनुअल, हाँ इन दोनों के बीच में और है ना, यस इन दोनों के बीच में तो और है। हाँ तो मैंने देख ये वाले के बीच में तो और ही है, बट प्रॉब्लम क्या है? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट लगा ही नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोला था क्या कि वो प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप नहीं है। वो प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप नहीं है, तो ये वाला पॉइंट तो वैसे ही बाहर हो गया। तो बचा सिर्फ ये वाला पॉइंट। तो इसके हिसाब से हमने बोला कि भाई अगर ये वाला अमाउंट, अगर ये कंडीशन पूरी कर देते हो तो हम बोलेंगे कि वो 200% उठा सकता है। मिस्टर राज इज एन एम्प्लॉय ऑफ DSP ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। सुनो ना, इतने क्यूट बच्चे हो, जल्दी से सुन लो। मिस्टर राज इज एन एम्प्लॉय ऑफ DSP ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। एज पर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिज एनुअल सैलरी इज 5 लाख। बंदे की एनुअल सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए। Mr. Raj paid to the company 5,30,000 in the nature of non-interest bearing security deposit. आप एम्प्लॉय से नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट उठा सकते हो, वो डिपॉजिट नहीं माना जाता। बट अगर आप उसकी एनुअल सैलरी के बराबर पैसा उठा रहे हो, अगर आप उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा पैसा उठाओगे फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है रे बाबा, फिर गड़बड़ है। आप उसकी एनुअल सैलरी के बराबर पैसा उठा सकते हो, उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं उठाना। और एक चीज और बताऊं, हो सकता है इंस्टीट्यूट एक बार गेम खेले कभी ना कभी ऐसे वाली कि यहां पर इसकी एनुअल सैलरी देंगे 5 लाख रुपए, ठीक है, यही लिखा रहेगा 5 लाख, बोलेंगे पैसा उठाया है 4,90,000। तुम्हें देख के एकदम लगेगा ओए एनुअल सैलरी कितनी है? 5, उठाया कितना है? 490। तो ये क्या है? डिपॉजिट नहीं है। फटाफट से तुम लिख दोगे पूरा, इट इज नॉट अ डिपॉजिट बिकॉज द अमाउंट इज रेज्ड बाय द कंपनी इज वेल इन द लिमिट्स ऑफ द एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। फटाफट से तुम लिख दोगे। यहां बस ना ये नॉन हटा देंगे, यहां बस ये नॉन हटा देंगे और ये लिख देंगे इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो भाई ये जो पैसा उठाना होता है ना,
ओ बाबू, ये जो पैसा उठाना होता है ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट उठानी होती है। अगर इंटरेस्ट बियरिंग पैसा उठा लिया तो वो डिपॉजिट माना जाएगा, फिर वो डिपॉजिट माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, लिखो चलो मेरे साथ। एज पर, सबसे पहले तो बोल रहा है कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताओ डिपॉजिट बोलते किसको है, यानी डिपॉजिट की बेसिक जनरल डेफिनेशन पूछ रहा है पहले। फिर बोलता है एज पर रूल 21C बताओ ये डिपॉजिट है या नहीं है। तो पहले मैं डिपॉजिट की सिंपल डेफिनेशन लिखूंगा, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31। अब तुम्हें ना याद हो तो लिख देना एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 of Companies Act 2013, deposit includes any amount received by way of deposit, loan, by company, but does not include such categories of amount as prescribed by CG in consultation with RBI. आगे लिखना, एज पर रूल 21C, एज पर रूल 21C ऑफ कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, any amount received from employee as non-interest bearing security deposit, as non-interest bearing security deposit, as non-interest bearing security deposit इक्वल टू और लेस देन, या सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, अप टू हिज एनुअल सैलरी shall not be considered as deposit, तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इट shall not be considered as a deposit. In the given case, DSP Trading Private Limited has received rupees 5,30,000 from an employee as non-interest bearing security deposit, as non-interest bearing security deposit whose annual salary is just 5 lakh, whose annual salary is only rupees 5 lakh as per contract of employment, as per contract of employment, as per contract of employment. Gotcha sir. So accordingly rupees 5,30,000 received from Mr. Raj will be considered as deposit. इसे हम डिपॉजिट मानेंगे।
will be considered as deposit as per rule 21C because amount is exceeding his annual salary. Because amount is exceeding his annual salary, क्योंकि पैसा उसकी एनुअल सैलरी को क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। क्योंकि पैसा एनुअल सैलरी को एक्सीड कर रहा है। नॉन इंटरेस्ट लिखे हैं सर आप ऊपर, कहां पर? हाँ, तो इस क्वेश्चन में तो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग ही उठाया है ना। मैं बोल रहा हूं कि अगर इंस्टीट्यूट ऐसी गेम खेले, वो क्या कर सकते हैं, वो यहां पे अमाउंट को लिमिट के अंदर ले आएंगे, क्योंकि इसके एनुअल सैलरी तक आप पैसा उठा सकते हो। तो एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, वो अमाउंट को तो विद इन द लिमिट रखेंगे, बट इधर नॉन हटा देंगे और छुपके से डाल देंगे इंटरेस्ट बियरिंग, तो फिर वो डिपॉजिट हो जाता। फिर उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट बियरिंग होने की वजह से वो डिपॉजिट हो जाता। सर एनी पॉसिबिलिटीज फॉर सीएमए फाइनल लॉ मैराथन फॉर फोर्थ कमिंग अटेम्प्ट? आपके जैसे यार, कब है अटेम्प्ट, कब है? व्हेन इज योर अटेम्प्ट ड्यू? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन डन 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 है, जल्दी बोलो हाँ या ना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस यस, एक बार सब लोग बताओ, क्या इतने तक कहानी समझ में आ गई है? इतने सारे लोग बैठे हैं, बताओ। और एक तो तुम जो लाइक नहीं करते हो ना, कसम से बता रहा हूं, इतना गुस्सा आता है ना तुम्हारे ऊपर कि दिल तो करता है फिर तोड़ दो तुमको पकड़ के। फिर याद आता है नहीं इतने क्यूट से अभी इनको पेपर देने हैं, क्या इनको तोड़े, नहीं तो कूट दो तुमको पकड़ के। नहीं चलो चले, हमको क्यों कूटेंगे, लेकिन मुझे क्यों तोड़ा। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़ो मेरे साथ। एबीसी लिमिटेड हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 120 करोड़। इस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? 120 करोड़। इस कंपनी की नेटवर्थ है 120 करोड़। हाँ, तो जून तक पक्का कुछ प्रबंध करने आयुष, ठीक है। एबीसी लिमिटेड हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 120 करोड़ वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। एबीसी लिमिटेड ने नेटवर्थ उसकी कितनी है? 120 करोड़, और अब ये मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है। ये मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव अप्रोच्ड यू टू एडवाइज एज टू व्हाट स्पेशल केयर हैज टू बी टेकन while accepting deposit from the member in case company falls within the category of eligible company। देखो पहले मेरी बात सुनो, अगर आप एक एलिजिबल कंपनी हो, मैं बोल रहा हूं मेंबर से जब आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी है तो वहां एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ही नहीं होता। वहां एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ही नहीं होता। एलिजिबल कंपनी तो तुम्हें तब बनना पड़ता है जब आप पब्लिक से डिपॉजिट उठा रहे हो, आपकी पेड अप शेयर, आपकी नेटवर्थ, आपका टर्नओवर चेक होता है। 100 करोड़ 500 करोड़, यस या नो? यस सर। 100 करोड़ 500 करोड़ आपकी टर्नओवर, आपकी नेटवर्थ का क्राइटेरिया चेक होता है अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट उठा रहे हो। बट ये तो मेंबर है ना, आप मेंबर से डिपॉजिट उठा रहे हो। ओ, आप मेंबर से डिपॉजिट उठा रहे हो तो आपको सिर्फ ना ये एक तरीके से एलिजिबल वाला प्रोविजन पूछना चाह रहे हैं, जानबूझ के तुमको फंसा रहे हैं सिर्फ लैंग्वेज के अंदर, सिर्फ लैंग्वेज के अंदर फंसा रहे हैं। बच्चा सोचेगा यार सर ने तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं था कि मेंबर से उठाने के लिए एलिजिबल कंपनी, क्या आ गया ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी, तो हम पब्लिक से डिपॉजिट उठाते थे तब देखते थे, बट ये यहां पे क्या आ गया। तो भैया आपको मेंबर वाला ही आंसर लिखना है, ठीक है? लिखो आंसर एज पर सेक्शन 76, eligible company means a public company having net worth of at least rupees 180 करोड़। मैं आज 2 क्वेश्चन डालूंगा डिपॉजिट के, ठीक है? अभी ये लास्ट क्वेश्चन मैं तुमको करवा रहा हूं, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ 2 क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा अच्छे वाले, ठीक है? वो तुम सेल्फ लिख के देखोगे। और टेलीग्राम के अंदर मैं 2 क्वेश्चन डालूंगा प्रैक्टिस के लिए, दैट आर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन द डिपॉजिट। तो प्लीज उसको जरूर करना। मैं बार बार बोल रहा हूं टेलीग्राम में जाना, और टेलीग्राम में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों न्यूमेरिकल डालूंगा। दे आर वेरी क्लास क्वेश्चंस। ये तुम्हारे कवर हो गए। उधर से वो 2 क्वेश्चन जो अभी मैं तुमको डिस्कस करवा दूंगा वो भी अच्छे क्वेश्चन है, और वो जो 2 मैं टेलीग्राम में डालूंगा वो कर लोगे, काम बन जाएगा तुम्हारा। मैं बता रहा हूँ काफी हद तक कवरेज हो जाएगी डिपॉजिट की, काफी हद तक कवरेज हो जाएगी डिपॉजिट की। यहाँ 100 करोड़ ही लिखा है बेटा, 100 ही लिखा है। मन की आंखों से देखो, कहां तुमको 180 दिख रहा है इसके अंदर है? कहां तुमको इसके अंदर 180 दिख रहा है? दिस इज 100 करोड़ एज पर सेक्शन 76। यू आर वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक।
एज पर सेक्शन 76 एलिजिबल कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 100 करोड़ और हैविंग टर्नओवर। टीओ नहीं लिखते तुम, पेपर में पूरा लिखोगे। टीओ नहीं लिखते, पेपर में पूरा लिखोगे टर्नओवर, ठीक है। हैविंग टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट ₹500 करोड़, ऑफ टर्नओवर एटलीस्ट ₹500 करोड़ and obtained the consent of shareholder by passing SR and such resolution is to be filed to ROC before inviting the public for deposits. However, if deposits are accepted, अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट की जाती हैं विद द लिमिट ऑफ सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, तो बताओ कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, जल्दी से बता दो चैट में। अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट की जा रही हैं विद इन द लिमिट, साक्षी बोल रही है अदर लॉ स्टार्ट करो। अब अदर लॉ स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। इसी फ्लो में चलो, सारे चैप्टर करवा दूंगा, बोल तो दिया यार, तो सारे हो जाएंगे। वर्तिका बोल रही है बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू। जल्दी जल्दी बताओ कौन से रेजोल्यूशन पास होंगे। हाँ वेरी गुड सर। अगर 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट के अंदर अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। ओआर इज सफिशिएंट लिखो, देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट, देन ओआर इज सफिशिएंट, तो आपका ओआर से काम बन जाएगा। However, such eligible public company, आपको याद है ये जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती है ये मेंबर से 10% उठा सकती है, पब्लिक से 25% उठा सकती है, मेंबर से 10% उठा सकती है, पब्लिक से 25% उठा सकती है और टोटल मिलाकर 35% उठा सकती है। टोटल मिलाकर 35% उठा सकती है, यस और नो। टोटल मिलाकर ये दे कैन रेज 35%। बट ये ध्यान रखना मेंबर का मैक्सिमम विल बी 10%, पब्लिक का मैक्सिमम विल बी 25%, मिलाकर 35 होगा। ऐसा नहीं हो सकता इसका 12 उसका 23, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हाउएवर सच एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट मैक्सिमम 10% ऑफ, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ मैक्सिमम 10% of aggregate of paid up share capital plus free reserve plus SPA from its members. आप मेंबर से सिर्फ कितना उठा सकते हो? 10%। मेंबर से सिर्फ कितना उठा सकते हो सर? 10%। हाँ गवर्नमेंट कंपनी में हो जाता है, गवर्नमेंट में 35 होता है। सो यस लिखो, एज द नेटवर्थ ऑफ ABC Limited is 120 करोड़, तो इट इज अ एलिजिबल कंपनी। सो इट इज अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। क्योंकि इसकी नेटवर्थ कितनी है सर? इसकी नेटवर्थ है 120 करोड़ रुपए, तो ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। हाँ सर। क्या ये एलिजिबल कंपनी मानी जाएगी? अगर इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना बोलते मेंबर से डिपॉजिट उठानी है, हाँ तो भी हम बीइंग अ पब्लिक कंपनी चेक करते ना कि अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी में आ रही है तो आप मेंबर से ले पाओगे 10% तक। बट अगर ये नॉर्मल एक पब्लिक कंपनी होती, एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं नॉर्मल पब्लिक कंपनी होती,
तो फिर ये 35% मेंबर से उठा पाती। तो हमको देखना पड़ेगा ना एलिजिबल है या नहीं है। इसमें 73 नहीं लिखना है, नहीं 73 नहीं लिखना, क्योंकि यहां पर उन्होंने कंडीशंस थोड़ी पूछी हैं, और 76 के लिए भी कंडीशन तो वही फॉलो होती है जो 73 सबसेक्शन 2 में दी हुई है। तो आपको कंडीशंस थोड़ी बतानी है यहाँ पे, आपको तो सिर्फ ये बताना है ये एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है या नहीं है, और अगर है तो ये कितना उठा सकती है मेंबर से, बस दैट्स इट। उस पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। अगर कंडीशंस बोलता मुझे, तो कंडीशंस के लिए मैं सेक्शन 73 रेफर करता, भले ही मेंबर से एक्सेप्ट करो, भले ही पब्लिक से करो, क्योंकि पब्लिक से जब एक्सेप्ट करते हो 76 क्या बोलता है, कंडीशन आपको 73 वाली ही फॉलो करनी है। यस सुमन, so it is an eligible public company. Thus, ABC Limited must ensure that amount so accepted as deposit from members along with the outstanding deposits from member, हो सकता है आपने पहले भी कोई उठा रखी हो, along with the outstanding deposit from member must not exceed 10% of aggregate of paid up share capital, free reserve and SPA। तो कंपनी को यह इंश्योर करना पड़ेगा आप कितना उठा सकते हो, 10% से ज्यादा आपका पैसा नहीं जाना चाहिए। 10% से ज्यादा पैसा आपका नहीं जाना चाहिए। जल्दी से लिख दो फटाफट से, डन 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 डन। और उसके बाद हम लोग चलेंगे दो और क्वेश्चंस की तरफ। राइट सर, एक क्वेश्चन तो मैंने तुम्हारी पीडीएफ में डाला हुआ है, तो ये सिर्फ मैं डिस्कस करूंगा बिकॉज ऑलरेडी ये मैं 2 बार लिखवा चुका हूं पुराने राइटिंग प्रैक्टिस में। तो अगर आपको रहे तो आप वहां से देख सकते हो, अगर आप रहे तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। वरना खुद चाहो मैं तो बोलूंगा कोशिश करना खुद लिखना। खुद लिखने के बाद जहां अटको, फिर वो अटकने पे आप क्या करना, फिर वो अटकने पे आप वहां से आंसर से देखना, ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, WEE रेमेडीज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 26 नवंबर 1995, और इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ है। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिजल्ट नेटवर्थ जो है कंपनी की 120 करोड़ है, टर्नओवर 350 करोड़ है। क्योंकि नेटवर्थ तुम्हारी 100 करोड़ से ऊपर होगी है तो ये कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाएगी। कंपनी प्रपोज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑन 1 नवंबर 2022। कंपनी ने 1 नवंबर 2022 को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करनी शुरू करी और बोल रहे हैं कि हम इसको रीपे करेंगे 30 सितंबर 2027 को। भाई 5 साल हो गए। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो होता है 36 मंथ, पर आप 5 साल के आसपास, लगभग कुछ 4 साल कुछ 10 महीने के आसपास का टेन्योर आप ले रहे हो, तो ये गलत है। फ्रॉम द पब्लिक फॉर एक्सपेंशन डिसाइड्स दैट कंपनी एक्सेप्ट अ लोन ऑफ 1.5 करोड़ फ्रॉम अ PN सेठ अ डायरेक्टर। और ये जो बंदा है PN सेठ, ये डायरेक्टर से कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो ले सकते हैं। बट दैट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी रीपेड आफ्टर 24 मंथ। चलो ठीक है, ये टाइम तो ठीक है कि 24 महीने बाद तुम पे कर दोगे। कंपनी इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसिट एज अ लोन अंडर नॉन करेंट लायबिलिटी। जब लोन दिया गया था तो मिस्टर सेठ ने अफर्म करा था राइटिंग में कि ये अमाउंट गिवन बाय आउट ऑफ फंड एक्वायर्ड बाय हिम बाय बोरोइंग और एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट फ्रॉम अदर। अच्छा, उससे ये पैसा नहीं है। इसने ये डिक्लेरेशन दी थी कि ये पैसा मेरा खुद का पैसा है, ये बोरोड फंड्स नहीं है, कहीं से भी मैं बोरो करके आपको नहीं दे रहा हूं। ये सारा पैसा कौन सा वाला है, जो मैं अपने खुद से दे रहा हूं। तो क्या इस पैसे को डिपॉजिट माना जाएगा? क्या ये जो लोन एडवांस किया गया है बाय मिस्टर सेठ, क्या इसे हम डिपॉजिट मानेंगे? नहीं, इसे हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर से अगर आप पैसा लेते हो, पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर से, प्राइवेट के कंपनी के केस में डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से, अगर इनसे पैसे लेते हो तो पैसे लेते समय इनसे डिक्लेरेशन ले लो कि ये पैसा इनके खुद के पैसे से दे रहे हैं, आउट ऑफ बोरोड फंड नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा डिक्लेरेशन दे देते हैं, बोर्ड रिपोर्ट में आप डिस्क्लोज कर देते हो वो चीजें, तो फिर आप उस पैसे को डिपॉजिट नहीं मानते, आप उस पैसे को डिपॉजिट नहीं मानते। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, वेदर कंपनी इज एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक? यस, बिकॉज कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी तो हो, SR पास करो, ROC को फाइल करो, आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट? तो पूरा क्राइटेरिया बता दो, एंड टेन्योर बताओ कितना होता है। तो टेन्योर कितना होता है, मैक्सिमम 36 मंथ्स, बट आप जो यहां पर टेन्योर ले रहे हो वो 36 मंथ से ज्यादा जा रहा है, तो दैट इज इन नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ। क्या जो टेन्योर कंपनी ने डिसाइड करा है, क्या वो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट है? एब्सोल्युटली नहीं।
यू आर एलिजिबल कंपनी, बट ये टेन्योर एज पर कंपनीज एक्ट तो नहीं है। तो मैं बोलूंगा इसका आंसर जो है ये आपको लिख के ट्राई करना है, ये आपको लिख के ट्राई करना है। बट मैं आपको बता देता हूं, यू कैन रेफर दिस एंड यू कैन गेट योर आंसर चेक्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, मुझे याद है ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, मुझे याद है। मैं एक तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन भेजूंगा आज टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन, विक्की लिमिटेड वाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा, ये यही वाला क्वेश्चन है जो अभी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो वहां पर वो WEE रेमेडीज वाला है और इधर ये NOP लिमिटेड वाला है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एग्जाम क्वेश्चन नवंबर 23 में भी आया हुआ है ये, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप यहां से इसकी रेफरेंस ले सकते हो, दिस इज द आंसर। आप लिखने के बाद यहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। और 2 क्वेश्चंस मैं तुमको भेजूंगा, बट एक क्वेश्चन रुक जाओ, मेरे को और डिस्कस करना है। वो एक और अच्छा क्वेश्चन है खन्ना जी वाला, वो मैं चाहता हूं कि मैं डिस्कस कर लूं। यस, ये रहा ये क्वेश्चन, एक बार मेरा मन है बड़ा डिस्कस करने का, क्योंकि हाँ ये वाली भी ऑलरेडी टेलीग्राम में है, पहले की होगी, ढूंढ लेना, निकाल लेना। ये मई 25 वाली है, तो उस मई 25 वाले लिंक के साथ होगी ये। सुना, ये मेरे को एक और क्वेश्चन जो है मेरे को डिस्कस करना है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम लाइक, मैं इसको क्वेश्चन को बड़ा फॉलो कर रहा हूं कि आए, बट पता नहीं कब पूछेंगे ऐसे वाले। RS लिमिटेड रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी 50 लाख ऑन 1 जून, ठीक है। 1 जून को आपको एप्लीकेशन मनी मिला, बट कंपनी ने शेयर अलॉट नहीं किए विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। इट इज ओपन चैलेंज टू एवरीवन, अगर तुम इसका आंसर दे दोगे मुझे तो, ठीक है। जितने लोग मैं देखता हूं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। हमको चैलेंज मत दो, हम बता लें आपको, सारे आंसर बता देंगे आपको। चलो देखते हैं, ठीक है। पहले आंसर दो, फिर बात करेंगे। RS लिमिटेड को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 50 लाख का 1 जून 2019 को, बट कंपनी ने शेयर अलॉट नहीं करे विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कितना होता है प्रिस्क्राइब्ड? 60 डेज। ये क्वेश्चन नहीं था, कहीं ऐसे हो जाओ 60 डेज, ये मुझे पता है, ठीक है। हाँ पता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, 60 डेज, मैं ही तो हूं रैंक होल्डर, मैं ही तो आने वाला रैंक होल्डर हूं, मैं ही तो रैंक बनूं। ये नहीं पूछना, ये सवाल नहीं था, मत लिखो आंसर, मैंने सवाल नहीं पूछा ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं था, सारा ऐसा उड़ो मत, राइट। नीचे आ जाओ। द शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 लाख रिसीव फ्रॉम मिस्टर खन्ना, अ कस्टमर ऑफ द कंपनी, was refunded by way of book adjustment। एक पॉइंट और होता है, और वो पॉइंट ये बोलता है, ये शेयर एप्लीकेशन वाले केस में एक पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपका पैसा आया और आपने एक बुक एंट्री से उसकी एडजस्टमेंट करके रिफंड मतलब कर दिया, एडजस्टमेंट करके पैसा सेट ऑफ कर दिया, तो उसे रिफंड नहीं माना जाता, रिफंड करना पड़ता है पैसा। मान लो किसी शेयर होल्डर से आपको एप्लीकेशन मनी आई और उसी से आपने कोई और पैसा लेना भी था, अब आपको उसको एप्लीकेशन का पैसा वापस देना है, क्योंकि अलॉट तो किए नहीं तुमने शेयर, तो उसका पैसा आपको रिफंड करना पड़ता है। उसे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते कि तेरे से मैंने वो वाले तो लेने ही है, तो ये वाले पैसे सेट ऑफ कर देता हूं, एडजस्ट हो जाएगा। पर इस कंपनी ने क्या करा, इस कंपनी ने रिफंड कर दिया बाय द वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट, मतलब इसने सेट ऑफ कर ली ऑन 30th of June 2019। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी सेड दैट, बोर्ड को बोला उसने कि ये एंटायर अमाउंट 50 लाख रुपए का जो डिपॉजिट्स है, ये डिपॉजिट मान लिया जाए ऑन 31st of July 2019। इसको 31 जुलाई 2019 को डिपॉजिट मान लिया जाए और कंपनी को कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगाने पड़ेंगे डिपॉजिट वाले। आपको बताना है कि कंपनी सेक्रेटरी ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आपको बताना है कंपनी सेक्रेटरी ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कंपनी ने सेट ऑफ कर दिया है, अब इसे डिपॉजिट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस, कंपनी सेक्रेटरी ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। वेदर द कंपनी सेक्रेटरी कंटेंशन इज करेक्ट और नॉट। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। भाई तुम सब लोग सही आंसर कैसे दे सकते हो यार? हाँ प्रणव आया ना, प्रणव अरोड़ा बोल रहा है कि करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट। रिया दास भी बोल रही करेक्ट बोल रहा है। अबे नालायको, यहां पर जो कंपनी सेक्रेटरी है उसकी कंटेंशन गलत है। ये अमाउंट डिपॉजिट अभी नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन में ना अच्छा सोचता है कि ये क्वेश्चन किस चीज पे पूछा गया पता है, कि हमने बुक एडजस्टमेंट कर दी, तो क्योंकि रिफंड करना था पर हमने रिफंड नहीं करा, हमने तो पैसा एडजस्ट कर दिया, तो जैसे हमने पैसा एडजस्ट करा वो रिफंड नहीं है।
वो रिफंड नहीं है। इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है, पॉइंट इस पे है ही नहीं। ये क्वेश्चन पता है किस चीज पे है? इस डेट पे कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है कि आप 31 तारीख को ही ये पैसा डिपॉजिट मान लो। अरे बाबू 1 जून को तुम्हारे पास पैसा आया, तो 1 जून से लेके अगर आप 60 दिन काउंट करोगे 30 जुलाई तक, तो 30 जुलाई तक तो तुम्हें क्या करना था? अलॉट करना था। बट अगर 30 जुलाई तक अलॉट नहीं कर पाते तो आपको 15 दिन और रिफंड के लिए मिलते हैं ना। पहले 15 दिन रिफंड के लिए मिलेंगे, उसके बाद 16th डे पे वो डिपॉजिट माना जाता है। तो अभी तुम जैसे ही ये 60 दिन 30 जुलाई को खत्म हुए, तुम 30 जुलाई के अगले ही दिन उसे डिपॉजिट थोड़ी मान सकते हो। अभी तो 15 दिन रिफंड के लिए हैं, उसके बाद हम उसको डिपॉजिट मानेंगे। ओ मैं इतना भी कुछ खास नहीं, बात समझ में आ गई। ये 31 तारीख को नहीं डिपॉजिट माना जाएगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज द डिपॉजिट बट ऑन द 76th डे, 61वें दिन 61st डे पे थोड़ी उसको डिपॉजिट मान लेंगे। तो ये कहानी पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इस डेट की है कि कंपनी सेक्रेटरी की कंटेंशन जो है वो गलत है। बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी कंटेंशन इज दैट कि आप जैसे ही 60 डेज का टाइम पीरियड खत्म हुआ, नेक्स्ट डे उसे डिपॉजिट मान लो, नेक्स्ट डे उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे टिल वी आर हैविंग 15 डेज ऑफ रिफंड, उसके बाद उसे डिपॉजिट माना जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं तुमको कहोगे तो डाल दूंगा उधर टेलीग्राम में, नहीं तो इधर पीडीएफ से भी देख सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखवा रखा है, बट ये मैं डिस्कस करना चाहता था तो आई डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन विद यू। बाकी 2 क्वेश्चन में तुमको न्यूमेरिकल वाले अच्छे क्वेश्चन जो है, हाँ भाई तुमने सही आंसर दिया भाई, तुम रैंक होल्डर हो कसम से। भगवान करे तुम सबकी रैंक आए, तो तुम्हारे भी मजे आ जाए, मेरे भी मजे आ जाए। नहीं, मैं बोलूंगा इतने सारे बच्चों की रैंक आई है। ठीक है चलो, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे एकदम। ऐसा तुमने बोल ऐसे चैट पे लिख रहे हैं, देखा बता दिया ना हमने, ऐसे चोक स्लैम दे रहे हैं मेरे को, देखा बता दिया ना। हाँ तो एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसे उड़ो मत ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा ना, फिर दोबारा फिर बोलोगे मेरे को बता दो प्लीज, ठीक है। फिर बोलोगे ये ऐसे आप पेपर मत बनाना प्लीज, आप पेपर मत बनाना, राइट। चलो इसके क्वेश्चंस जो है बाकी सारे आप डिस्कस कर लेना, और ये वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से करके पूरा चैप्टर पैक करके साइड कर देना। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, चैप्टर 9 हम लोग करेंगे, और चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के क्वेश्चंस वी विल डू ऑन मंडे, ठीक है। वी विल कवर ऑन मंडे, ट्यूसडे को वी विल डू द ऑडिट एंड ऑडिटर्स, राइट सर। चलो सो वी हैव टू वाइंड अप द क्लास। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर देंगे, प्यारे प्यारे फीडबैक लिख के जाना जरूर कमेंट में, जो आपको लगे बढ़िया लगे एकदम वैसा लिख के जाना। यस सर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।